बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता जा रहा है। रातें जो हैं वो ठंडी, पंजाब में अगर ख़ासकर बात की जाए, और दिन अभी भी थोड़े गर्म हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल में 10 से 12 दिन में मुकम्मल एक वेदर चेंज होगा ऑल ओवर पाकिस्तान। हाँ, लेकिन अक्टूबर में जो पहले आज से 15 साल पहले बात करें तो सर्दियाँ आ जाती थी, अब नहीं होगा मुझे लगता है। अब तो नवंबर तक हाँ, वो आगे चला गया। अब फरवरी तक तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है। लेकिन मुझे कभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, नींद तो फिर भी 7 घंटे की मिलती है या 6 घंटे की मिलती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो हम जैसे लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि एक फील चेंज हो जाती है, एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। बट ऑल्सो कोरोना के केसेस के हवाले से अगर हम बात करें, 500 600 कल जितने केसेस रिपोर्ट हुए वो 1 महीने के बाद मैक्सिमम थे, और वो 600 समथिंग थे। सो प्लीज़ 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 एहतियात नहीं छोड़नी, कोरोना के SOPs को नहीं निगलेक्ट करना। मैं कल एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, और एक शख्स कह रहा था कि कोरोना कुछ नहीं होता। तो रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपने मास्क क्यों पहना है, तो उसने कहा ये तो फैशन है, सारों ने पहना, मैंने सोचा मैं भी पहनूं। अल्लाह ना करे कभी आप ये फैशन ही कर लें, फैशन समझ के कर लें, कभी किसी को कोरोना हो, क्योंकि जिन जिन को हुआ है, जिनकी फैमिलीज में हुआ है, उनसे जानिए कि ये कितनी परेशान कुन सूरत हाल हो जाती है। तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। जैसे कि अब आपको मालूम है कि इंस्टीट्यूट्स तमाम पाकिस्तान में खुल चुके हैं, इसके साथ साथ बिजनेसेस मुकम्मल तौर पर तकरीबन अब खुल चुके हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको जीना सीखिए कोरोना के SOPs के साथ। फ़िलहाल आपने कम अज़ कम अगले 2 से 3 महीने इसी तरह से रहना है, मास्क पहनना है, और जो जो SOPs हैं उसको ज़रूर फॉलो करें Until you're told otherwise, ये आपका मोटो होना चाहिए। एनीवेज जी, कल पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा आई हुई, बहुत सी खबरें सामने आई, बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत से बिल भी मंजूर हो गए, और ऑपोजिशन हमेशा की तरह वॉकआउट कर गई। ये और बहुत कुछ है आज प्रोग्राम में, शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पार्लियामेंट की हंगामा खेज इजलास में मुतादिद बिल्स बशमूल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, तरमीमी बिल 2020 मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और वॉकआउट। FATF का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन FATF की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से। कोरोना वबा की तरह FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलेंगे। इमरान खान ने कहा, आज साबित हो गया कि अपोजिशन लीडर्स और पाकिस्तान का मुफाद इकट्ठे नहीं चल सकता। सानिया मोटरवे जैसे वाक़यात रोकने के लिए कानून साजी का ऐलान। पेशावर BRT शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। 1 माह के अंदर पेशावर BRT की 4थी बस में आग लग गई। सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। BRT की तमाम बसों का मैकेनिकल जायजा लिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और घरेलू गैस की लोड शेडिंग में फिर इजाफा। घरेलू गैस की कमी से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी। लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। 20 किलो का थैला मार्केट से गायब। शहरी 15 किलो का थैला ब्लैक में 1000 रुपए में खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद की चिड़ियाघर से कावन हाथी की बैरून मुल्क मुंतकली पर 30 लाख रुपए का खर्चा आने का इम्कान। 5 टन वजनी हाथी के लिए खुसूसी पिंजरा बनेगा। यूरोपीय टीम से भी मदद ली जा सकती है। हाथी की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए आज इजलास होगा। सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद अमानत अली खां को हमसे बिछड़े आज 40 बरस बीत गए। उनकी गजलें और गीत आज भी मद्दाहों के कान में रस खोलते हैं। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और प्रोग्राम न्यूज़ करते करते ना अक्सर वैसे मुंह से बुलेटिन ही निकल जाता है। और प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे जी, हुकूमत एक बार फिर जीत गई और ऑपोजिशन हार गई, और हारते ही वॉकआउट कर गई, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि हम हारने वाले हैं। कम तादाद फिर भी हुकूमत जीत गई। ऑपोजिशन की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल,
और जो तवक्कुआत 20 सितंबर यानी कि एपीसी से लगाई गई थी वो धड़ाम से ढेर हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, आखिरी दफ़ा तवक्कुआत लगा ली हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब एपीसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें एजेंडा सेट होगा, वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो कल हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम जो बिल थे हुकूमत ने पेश किए वो भी मंजूर हो गए। इसके साथ साथ भारी अक्सरियत अगर कहा जाए 10 वोटों की, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर एक एक वोट की भी काउंटिंग होती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी इस तरह से कानून साजी हो, तो 10 वोट थे। अच्छा, डिफरेंस में अगर बात की जाए तो बिल पेश करने की तहरीक की हिमायत में 200, मुखालफत में 190 अरकान ने वोट दिए हैं, यानी कि 190 अरकान, और 190 अरकान हैं अपोजिशन के, लेकिन असल में अपोजिशन के 226 अरकान थे। तो 36 कहाँ गए, ये सारा पाकिस्तान कल सोचता रहा, कहाँ हैं वो 36 अरकान जिसके बारे में मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हम जानेंगे ये 36 किधर गए। लेकिन 36 जाने से नुकसान ये हुआ कि तमाम बिल जो कि हुकूमत ने पेश किए थे वो पास हो गए। बिल्कुल, कल बजाय इसके कि अपने अरकान पर तनकीद करते उन्हें ढूंढ निकालते, 36 कोई छोटी तादाद नहीं होती। स्पीकर के ऊपर तनकीद की गई, ऐवान से वॉकआउट कर दिया गया, और बिल्स जो पास हुए उसमें इंसदाद दहशतगर्दी का तीसरा तरमीमी बिल था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल था, वक्फ इमलाक बिल था जो कसरत राय से मंजूर हुआ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन कंप्लीट नहीं थी। अब ऑल्दो ये भी देखना ज़रूरी होगा कि 10 का डिफरेंस था, 190 और 200 कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। हुकूमत के लिए एक अलग तशवीश तो है ही, लेकिन ऑपोजिशन ने डिसअपॉइंट कर दिया। मैनी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की अगर बात करें तो कैपिटल इलाका जात, वक्फ इमलाक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्स 2020 कसरत राय से मंजूर हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली जिन पर कल बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, इवन ऑपोजिशन लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो इसकी सदारत कर रहे थे। फिर इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात बिल पास हुआ, बिल पेश करने की तहरीक की हिमायत में 200, मुखालिफत में 190 अरकान ने वोट दिए हैं। बिल्कुल, अब ये वोटिंग का सिलसिला जो है वो भी एक तयशुदा होता है। अब अपोजिशन क्या चाहती थी वो तो आपने कल देख लिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेशन को क्वेश्चन में बनाना और फिर मजीद बहस करनी, इसकी अब गुंजाइश चुके नहीं थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, बहस तो पहले हो चुकी थी और उसमें अपोजिशन ने बता दिया था कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि सेनेट से ये कल ही मुस्तरद हुआ था सुबह के टाइम। लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो चीज़ें सब कुछ वाज़ेह हो गई, और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने जब बिल ऐवान में पेश किया तो सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बिल पेश करने का बाबर ऐवान का इख्तियार पहले तो चैलेंज किया, फिर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि कवानीन के अंदर मौजूद है कि मिनिस्टर इंचार्ज बिल पेश कर सकता है, और इस वक्त मिनिस्टर इंचार्ज मौजूद इमरान खान है। ऑब्वियसली इमरान खान इस वक्त इसको देख रहे हैं, लेकिन बाबर ऐवान कानून के मुताबिक मुशीर हैं। हाई कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा है कि मुशीरान वज़ीर नहीं होते, मुअव्वनीन, और मुशीरान का काम वज़ीर आज़म को सिर्फ गाइड करना होता है। जबकि इसके जवाब में वज़ीर कानून, जो बार बार वज़ीर कानून बने हैं, क्योंकि वो केस लड़ने जाते हैं तो रिज़ाइन कर देते हैं और फिर दोबारा आकर हलफ ले लेते हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि मुशीर जो हैं वो वोट देने की हद तक उनकी कदगन है सिर्फ ऐवान में, अदरवाइज़ वो बिल पेश कर सकते हैं। इस्लामाबाद के फैसले में ऐसा कुछ नहीं था। फिर कानून साजी की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ और अपोजिशन के पेशकर्दार तरामीम को यकसर मुस्तरद कर दिया गया, जो मुझे लगा कि एटलीस्ट उनको इतना मार्जिन देना चाहिए था कि वो सुनकर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ अगर कुछ बिल बना लेते तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन हमेशा की तरह ऑपोजिशन की नहीं सुनी गई। बिल तो बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने का तो वक्त गुजर गया। जब बिल पास हुआ कौमी असम्बली से, उसके बाद फिर सेनेट आपने तरामीम मुस्तरद कर दी, फिर आप सेनेट में गए, सेनेट में अपोजिशन की जीत हुई कि वहाँ पर आपने बिल पास नहीं होने दिया, ऑब्वियसली कानूनी बना। फिर उसके बाद अपोजिशन के पास एक और मौका था कल का, जब हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, और ये चीज़ सारा पाकिस्तान अब बात कर रहा है कि 226 अरकान हैं अपोजिशन के, अगर आपके 201 भी होते 226 में से तो आप ये कानून पास ना होने देते, क्योंकि अपोजिशन जो है वो 36 अरकान के बगैर वहाँ पर पहुँची थी, जबकि हुकूमत के पास टोटल 217 हैं। 216 अगर स्पीकर को निकाल दिया जाए, 216 में से 200 वहाँ पर मौजूद थे और 200 ने मिलकर कानून पास करवा लिया, तो बेसिकली थोड़ा सा कम थे, लेकिन विक्ट्री तो बनती थी। एग्जैक्टली। और फिर बिलावल और शहबाज शरीफ बात करने का मौका ना मिलने पर ऐवान से चले गए। मैं समझती हूँ ये बात ना करने के मौके पर नहीं गए, उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि हमारे अरकान कम हैं, बिल पास हो जाएगा और उसके ऊपर कोई हम कदगन या एतराज नहीं दायर कर सकेंगे, हमारी वोटिंग कम हो जाएगी और जीत। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि काउंटिंग तो पहले हो गई थी, कितने लोग आए उनके ये भी सबको मालूम था, 190 थे और हुकूमत के 200 थे। अब जो मर्जी बहस कर लेते, जो मर्जी बात कर लेते, हुकूमत ने तो वहीं पर जब आपने
एक स्टार्ट ही लिया और अपोजिशन के लोग ही पूरे नहीं आए हैं। आप 3 दिन से कह रहे हैं कि तमाम इस चीज़ को यकीन दहानी करें कि वो मौजूद हों, 36 के 36 जो कम हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक भी उसमें नहीं आए हैं। मतलब आप देखें कि ख्वाजा साद रफीक कितने वोकल हैं और वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कल कि हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं कौन कौन नहीं आया, बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कानून जो होना था पास वो तो हो गया। अब आप चाहे देख लें आपने क्या करना है या नहीं, लेकिन वो अदम तहरीक हो, वो स्पीकर के खिलाफ बात करनी हो, वो एपीसी के बाद कुछ करना हो, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह से कोई चीज़ जो है वो हैंडल हो पाएगी। ऑल्दो हमने ये भी देखा कि एक रुकन पार्लियामेंट को हार्ट अटैक भी आया था, बट स्टिल वो ऐवान में मौजूद थे। तो बाकी लोगों की रीजनिंग क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन करती है नहीं करती है। बहरहाल टोटल 7 बिल्स मंजूर किए गए, जिनमें से 4 बिल जो है वो एजेंडे में शामिल थे। मंजूर होने वाले बिलों में इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, वक्फ इमलाक बिल और कसरत राय से ये मंजूर हुआ। फिर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया और सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल भी मंजूर हुआ। तो उसके बाद ऐवान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्पीच भी की और मुझे उनकी एक बात पे बहुत हंसी आई जब मैं ये सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इतने आराम से और सुकून से स्पीच कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है नहीं मुझे रोकने, वरना आप तो ऐवान में बात नहीं करने देते। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा फ्री पैसेज है, हर बार की तरह फ्री पैसेज है। इमरान खान साहब ने भी कल असेंबली के फ्लोर पर इज़हार ख्याल किया है, वो भी आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर और उसमें सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए। असेंबली के फ्लोर पर इज़हार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने भी पहले तो कोरोना के बारे में बात की, फिर उन्होंने इस जो बिल पास हुए इन पर भी बात की और उनके पास पूरा मौका था जितनी लंबी बात करते, क्योंकि आपने बताया कि ऑपोजिशन तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। आई रियली अप्रिशिएट कि ऐवान के पूरे सब लोगों के सामने ऐवान की दीवारों पे ये बात गूंजी, मोटरवे इंसिडेंट के बाद किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। कल इमरान खान साहब ने वो भी डिस्कस किया, खैर उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक ऑन द स्टोरी, जो कल बिल पास कर लिए गए और अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगी MNA है फीमेल लिंक की समीना मतलूब साहिबा। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे और जान लेते हैं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। समीना साहिबा, क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है कि अपोजिशन बिल्स जब तरमीमी बिल या कोई भी बिल पेश किया जाना होता है तो बहुत शोर मचाती है कि हम नहीं होने देंगे, और सेनेट और असेंबली के अरकान की अगर तादाद को टोटल कर लें तो आपके पास अक्सरियत थी, आपकी तादाद ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ कि 7 बिल पास हो गए, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हकीकत है कि हमारी जो तादाद वाकई ज़्यादा थी, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा की तरह हम नहीं समझ पाए कि हमारे चंद अरकान, तकरीबन 10 अरकान गैर हाज़िर थे। उसकी हम इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन बिल पास हो जाना कि कोई बहादुरी नहीं होती। बिल वो होता है जो अपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठ के एक अच्छी राय के मुताबिक जब बनाती है तो वो एक अच्छा बिल बनता है, और जो कि हमेशा समीना साहिबा अच्छा बिल है या बुरा बिल है, ये तो अब बहस खत्म हो गई। बिल अच्छे बुरे की ऑब्वियसली जो हुकूमत का बिल होगा वो तो पास कराने की कोशिश करेगी और अटमोस्ट कोशिश करेगी कि वो बिल पास हो। अपोजिशन चाहेगी कि वो रुक जाए। अब आपकी जो कोशिश थी वो सारे पाकिस्तान ने कल देखी। आपने खुद कहा कि 10 आपके अरकान नहीं आए, 36 टोटल नहीं आए अपोजिशन के अरकान। 36 एक बहुत बड़ा नंबर है। आप बताएं कि क्या हो जाएगा? आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर क्या कर लेंगे? आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर लेंगे, उससे क्या होगा? बिल तो सारे के सारे सातों के साथ पास हो गए। लेकिन कार्रवाई के लिए तो हमारी जो क़यादत है वही सोच सकती है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये मकसद नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी बिल तो जो जैसे भी थे वो पास हो गए। बिल हमेशा अच्छे पास होने चाहिए। बिल ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल ऐसे होने चाहिए जो हमेशा और सदियों रहें और याद किया जाए कि ये बिल जो है वो तमाम लोगों की कंसेंसस के साथ बनाए गए हैं, और वो एक अच्छा निचोड़ के बाद एक बिल सामने आया है जो हमेशा रहेगा।
बिल पेश कर देना। आप ये समझती हैं कि कल जो बिल पास किए गए वो अच्छे बिल डिसाइड कर देना, वो अच्छे नहीं बिल थे जिसमें किसी की राय शामिल नहीं है। बड़े बुरे थे वाकई, क्योंकि पास हो गए। अपने जहन के साथ मेरी एक बात सुनी, बिल अच्छे बुरे और बिल की बात नहीं होती, बिल अच्छा होना चाहिए। जब इतराजात लगते हैं तो बिल तो फिर ऐसे कैसे हो गया समीना साहिबा, आप मेंबर हैं असेंबली की, ऐसे कैसे हो गया फिर अगर बिल अच्छा नहीं था और नून लीग और जितनी भी ऑपोजिशन की तरफ से तरामीम दी गई थी वो रिजेक्ट कर दी गई, तो फिर तो ये ज्यादा बड़ा तशवीश की बात है कि एक गलत बिल पास हो गया और ऑपोजिशन वहां थी ही नहीं। नहीं, मेरी एक बात सुने, बात तो सिर्फ यही थी, अगर बिल बनने पेश होने से पहले जो ये कमेटियों में आपस में डिस्कशन होती रही है, उस वक्त कंसेंसस कुछ और होते हैं, और जब बिल टेबल करते हैं उस वक्त आप लोग शोर शराबा और हंगामे की नज़र में बिल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए कि अंडरग्राउंड जो इनकी मीटिंग्स होती हैं वहाँ प्रोमिसेस कुछ और होते हैं और हमारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपने जिक्र किया है कि ऑपोजिशन की जो तरामीम थी वो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन जब बिल ऑब्वियसली हुकूमत ने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया, सेनेट में जाकर आपने शिकस्त दी हुकूमत को। सेनेट में ऑब्वियसली आपकी अक्सरियत थी, वहाँ पर हुकूमत नहीं पास करवा सकी। मामला तो बड़ा आईनी तौर पर चल रहा है आगे। फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आया, आप लोगों के 36 लोग नहीं आए। सवाल ये अच्छा बुरा बिल आप अब इस बात बहस में पड़ गई हैं, 36 लोग वो कहाँ गए हैं? पूरा पाकिस्तान ये पूछ रहा है। आप लोग APC करने जा रहे हैं संडे को, 36 लोग आपके कल ही गायब हो गए। APC से अब क्या अपोजिशन और जो अपोजिशन के हामी तवक्कुआत करेंगे? मेरी पहले बात तो कंप्लीट होने दें। जी। बात ये है, अच्छा बुरा बिल की बात क्यों नहीं? ये मुल्क की सलामती के लिए बिल बनते हैं, वो अच्छे ही होने चाहिए। अच्छे बुरे की अहमियत है, आप बिल पास होने की अहमियत को अहम ना समझें, अच्छे बिल की अहमियत को आप थोड़ा सा तरजीह दें। और आप मुझे ये बताएं, ये काला कानून जिसे हम लेबल करते हैं, क्या ये बेहतर है कि आप मिसिंग लोगों को एक आईनी हक दे रहे हैं कि आप अब जो भी बंदा मिस होगा वो आईनी तौर पे और उसको हक मिल गया कि वो उसको जैसे मर्जी आप गायब करके ले जाए। अच्छा समीना साहिबा, ये हमारी आवाम के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड माजरत, ये वो सारी बातें हैं जो ऐवान में होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था और मेक श्योर करना चाहिए था कि ये बिल पास नहीं हो। अब नून लीग की अपनी क़यादत और बहुत से ऐसे रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि शायद हमें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर हमारी इतनी भी नहीं चलती है और आपके अकॉर्डिंगली ये खराब बिल पास हो गया तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के पास वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब ये ऑप्शन रह गया। APC से तो कोई खास तवक्कुआत भी नहीं रही हैं अब इस पूरे सिनेरियो के बाद। तो क्या वाकई आप समझती हैं कि ऑपोजिशन को रिजाइन कर देना चाहिए? आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अपनी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, जो होना तो वही है जो हमारी सीनियर क़यादत चाहेगी, हमारे लीडरान चाहेंगे, वही होगा। हम उनके पीछे, इस्तीफे का टाइम आएगा तो हम बिल्कुल उनके साथ स्टैंड करेंगे, क्योंकि ये कोई बात नहीं बनती। हंगामा आराई क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे किसी ने जो तरामीम थी वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या बिल को डिस्कशन का समीना साहिबा, ये तरामीम के मौके सब गुजर चुके हैं। कल तरामीम का मौका नहीं था सर, कल सिर्फ पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था इस बिल को पास कराने या ना कराने के लिए। आप अभी भी इस बहस में हैं कि अच्छा बुरा जो होना था वो हो गया। एनीवेज, ये आपकी डिस्क्रेशन है कि आप उन अराकीन के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीना मतलूब साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और अच्छे बुरे बिल के बारे में बता रही थी कि अच्छे बिल भी होते हैं, एक बुरे बिल होते हैं। एनीवेज, जो भी बिल थे वो पास तो हो गए, वो पास तो हो गए हैं। और अब आई थिंक ये एक पावर शो का मौका था, स्ट्रेंथ शो का मौका था ऑपोजिशन के पास, जो नहीं मार्जिन के बावजूद। हाँ, और इससे पहले भी जो आप एक तहरीक लेकर आए थे चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उसमें भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था तादाद ज्यादा होने के बावजूद। अब आप अदम तहरीक के ऊपर भी अगर बात करते हैं APC के अंदर, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो आगे चढ़ेगी और इनफैक्ट वो आप ही के गले भी ट्रेलर तो देख लिया आपने, ट्रेलर देख लिया हमने, अगर होगा तो क्या होगा। बहरहाल जी, इस पर जो बात हो सकती थी वो हमने मुमकिन कोशिश की कि उनसे पूछें, लेकिन अभी तक वो इसी पर स्टक थी कि बिल अच्छा नहीं है, पास नहीं होना चाहिए। तो ये आपका काम था कि ये पास ना होता। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम पेशावर BRT बस सर्विस की, जिसके लिए इंतज़ार तो पेशावर के वासियों ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन अब तक ये हुआ है कि 5वीं बस में शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई भी वजह हुई, उसकी वजह से वो जल गई है और इस वक्त सर्विस जो है वो मुअत्तल है। लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, और ये वही BRT है जिसे हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती रहनुमा हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि इसे अवामी मंसूबा करार देते हैं। और अवामी मंसूबा भी ऐसा जो एक लंबे अरसे के बाद फाइनली जब उसका इनाग्रेशन हुआ तो ये हादसा जो हैं वो पेश आ रहे हैं। अब कल ही इतवार बाजार हयाताबाद के करीब फीडर रूट्स पर BRT बस में मामूली आग भड़क उठी, जिस पर रेस्क्यू 1112 को बुलाया गया। उसने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तमाम मुसाफिर भी महफूज रहे, लेकिन एक खौफ जो है वो मुसाफिरों में वाज़े तौर पर नजर आया। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस कदर धुआं निकल रहा था उस बस से, जिसमें आग लग गई। फिर आर्जी तौर पर बस सर्विस मुअत्तल भी रही और अब जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हम इन बसों का असर-ए-नौ जायजा लेंगे। और तर्जुमान ट्रांस पेशावर का ये भी कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत इदारे की अव्वलिन तरजीह है। बिल्कुल, अब बस बनाने वाली कंपनी की टीम भी मुफस्सिल अंदाज में तमाम बसों का जायजा लेगी। ये भी कहा जा रहा है ट्रांस पेशावर के तर्जुमान की जानिब से 2 बसों में लगने वाली आग की वजूहात पर तफ्तीश अभी जारी है और मजीद भी अब 3 बसें आ चुकी हैं कि क्या मामला है। 5वीं बस है जिसमें इस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई भी वजह हुई। शॉर्ट सर्किट उमूमी तौर पर पहले कह दिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शॉर्ट सर्किट आखिर हो क्यों रहा है, टेक्निकल कोई वजूहात हैं, बसों में कोई प्रॉब्लम है या क्या इशू है, ये तो सब कुछ इस वक्त देखने वाला है और इसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि क्या मामला है, क्योंकि ये इंतहाई पेचीदा बात है। लोगों की ज़िंदगियां इससे जुड़ी हुई हैं, लोग सफ़र कर रहे होते हैं। अगर इस तरह से वाक़या बीच में हो जाए तो ऑब्वियसली बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल बड़ी परेशानी की बात है और आपकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान भी लग जाता है। आप टाइम लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को इनाग्रेट करने के लिए, उसकी रीज़न ये होती है कि आप मेक श्योर करते हैं दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट जब इस तरह के विदिन अ मंथ और सो आपके इंसिडेंट आना शुरू हो जाए तो क्वेश्चन मार्क तो लग जाता है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर अजमत शाह पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम सलाम जी। अजमत, ये क्या हो रहा है? मतलब मेट्रो बस में 5वीं बस में आग लग गई और आग लगने के वाकयात ही हो रहे हैं। क्या वजह है? तहकीकात तो जो अथॉरिटी करेगी वो करेगी। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही पहले ही दिन जब BRT का इफ्तिताह हुआ और उसके जब बसें चलना शुरू होगी तो उसके अगले दिन ही पहले बस जो थी उसमें आग लग गई थी। और जो ट्रांस पेशावर है उसके मुताबिक ये जो बस में आग लगने की वजह है वो इसमें जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ हैं, चूँकि ये हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, ये जो चार्ज से चलती हैं ज़्यादातर, तो इसकी वजह से जो है वो बैटरियाँ जो है वो आग उन्होंने पकड़ ली थी। और ये 5वां वाक़या हुआ है, लेकिन 5वें वाक़या में किसी के यानी कि कोई नुकसान इस तरह का बड़ा जानी नुकसान या किसी मुसाफिर को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा। साथ साथ में तकरीबन 4-5 दफ़ा जो है वो BRT की जो बसेस हैं वो बीच रास्ते में खराबी हो गए हैं, जिसकी वजह से कल जो ट्रांस पेशावर है इन्होंने ये फैसला किया है कि जितनी भी इंस्पेक्शन टीम है यानी कि जो बसों की कंपनी है उनकी जो इंस्पेक्शन टीम है वो यहाँ पर आएगी और वो यहाँ पर जो है वो तमाम तर जितने भी बसें हैं उनकी इंस्पेक्शन करेगी। अजमत, आपने बताया कि अभी टीम आएगी, इन्वेस्टिगेटिव टीम आएगी जो कि जानेगी कि ऑब्वियसली जिन्होंने ये बसेस बनाई या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बताएं कि अभी तक 2 बसेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी तहकीकात जारी है। मतलब 5वां ये वाक़या जब पहले दिन स्टार्ट हुआ अगले दिन ये हादसा हो गया, अब तक उसकी भी तहकीकात नहीं हुई है कि क्या वजह हुई थी? नहीं, इससे पहले जब वाक़यात इस तरह हुई थी तो उन वाक़यात के अंदर यानी कि उन्होंने नॉर्मली उन चीज़ों को इशू लिया था कि यानी कि ये फॉल्ट आ सकता है, लेकिन जब ये वाक़यात बड़े हैं तो उसके बाद फिर इनको ख्याल आया कि ये तमाम तर जो बसें हैं इनमें कुछ ना कुछ इस तरह का फॉल्ट मौजूद है जिससे जो है आए रोज़ या पे दर पे इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं। इसी वजह से जो है वो BRT सर्विस को मुअत्तल किया गया है। आज के बाद जो है वो BRT जो बसें हैं वो इस पर अभी तक आर्जी तौर पर जो है वो उसको मुअत्तल करके नहीं चलेंगी, जिसके बाद इंस्पेक्शन करके इनके पूरी तहकीकात करके उसके बाद जो है वो ये मालूमात फराहम करेगी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पुरानी बसें हैं, बिल्कुल नई बसें हैं। 1 महीना गालिबन हुआ है, 1 मंथ और सो इनको चलते हुए। 26 अगस्त को पहला इंसिडेंट हुआ, फिर 2 सितंबर को हुआ, फिर 11 सितंबर को हुआ, फिर 16 सितंबर को। ऐसा लग रहा है हर हफ्ते एक बस को आग लग रही है। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि पहले एक दफा सारी बसों को आग लग जाए फिर देखेंगे? जी बिल्कुल, ये वाक़यात जो है वो तो मैं जिस तरह मैंने कहा कि शुरू दिन से ही जो है वो जारी है, लेकिन चूंकि ये नई बसें हैं, लेकिन
यानी कि ये चली जो है वो 1 महीना हुए हैं, तकरीबन 33 दिन कबल जो है ये इफ्तिताह इसका हुआ था। लेकिन ये बसें 2 साल पहले जो है वो मंगवाई गई थी, यानी कि इन 2 सालों के अरसे में ये यहाँ पर खड़ी रही थी। यहाँ पर जो है वो धूप और छाँव और बारिश और इन चीज़ों में खड़ी रही, जिसकी वजह से काफ़ी जो है इसकी मेंटेनेंस को भी काफ़ी खतरा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने बताया हमें इस वक्त तमाम मामला क्या है। बहुत शुक्रिया अज़मत। हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं हल जल्द निकलाए और इन्वेस्टिगेशंस हतमी नताइज तक पहुँचें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं, नताइज भी निकलते हैं। और अगर कोई वजह है बैटरीज की तो वो भी देखनी होगी कि क्या वजह बैटरी की। 2 साल से बसेस खड़ी थी, शायद बैटरीज खराब हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने सर्विस किए बगैर ही ऑन रोड बसें ले आए और मुसाफिरों को उन पर इजाज़त दे दी कि वो ट्रैवल कर सकें। बहरहाल आई रियली होप कि इन्वेस्टिगेशंस जल्दी हों, फास्ट हों और देखा जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको सॉर्ट आउट किया जाए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आए जिसमें लोग मुतासर हों, उनका नुकसान हो किसी भी तरह से। एनीवेज जी, मूविंग ऑन और आगे बढ़ते हैं। सुरों के बेताज बादशाह और उस्ताद जिन्होंने पूरे बरसगीर में बहुत नाम कमाया था अपनी आवाज़ की मदद से, अपनी आवाज़ के जादू से, उस्ताद अमानत अली खान जिनको हमसे बिछड़े आज 46 बरस बीत गए हैं। बिल्कुल, उनकी गज़लें और गीत आज भी मदाहों के कानों में रस घोलते हैं। आप सबको बड़ा पसंद होगा उनकी ये गज़ल ए वतन प्यारे वतन, और इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे गज़लें हैं, गीत हैं जो कि लोग आज भी सुनते हैं। और उनके बेटे शफ़क़त अमानत अली, वो भी उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। वालिद, अगर बात करें उस्ताद अमानत अली ख़ान की, तो तक़सीम बरसगीर के बाद वो पाकिस्तान आए थे और अमानत अली मौसीकी की इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद अख्तर हुसैन से ही हासिल भी की थी। और क्लासिकल गीत गज़लें सुनकर उनके मदाहों की दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी। और आज भी वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये पूरी उनकी जो कलेक्शन है वो उस ज़ुमरे में आती है। और जब वो क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान और दीगर अफराद के हमाम मुस्तकिल तौर पर लाहौर शिफ्ट हुए तो मंटो पार्क के करीब एक इलाके में रिहाइश पजीर हुए। और उनके चंद मशहूर गीतों का अगर जिक्र करें कि होंठों पे कभी उनका मेरा नाम ही आ जाए, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, ये मेरी नगमा बहुत ज़बरदस्त कि आज भी हमें याद है। फिर मौसम बदला रुत गदारी अहले जुनूब बेबाक हुए, और ये आरज़ू थी तुझे गुल के आबरू करते भी शामिल है। और ये गज़ल जो है उनकी आवाज़ में एक अलग ही रंग बिखेरती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ उस्ताद अमानत अली ख़ान का इंतकाल 52 साल की उम्र में 1974 में हुआ था। और अभी भी यही कहा जा रहा है उनको याद करते हुए, उनका वो जुमला जो वो अक्सर महफिल में कहा करते थे, यूँ सच साबित हो जाएगा, वो कहा करते थे हमें रज़ाकाराना तौर पर। ये उनका ये कहना था, बड़ा मशहूर ये कॉल था। एनीवेज़, आज भी हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी आज बरसी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें। आज भी उनको याद किया जाता है क्योंकि ये उनकी बस एक लंबी लिस्ट है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे वो स्पेशली ए वतन प्यारे वतन जो है ना, बल्कि वो अक्सर हमारे जो नए गाने वाले हैं ना, वो भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते थे। हाँ बिल्कुल, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और आज भी उनके मदाह उनको याद करते हैं और वो अपने मदाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, एक और इशू जिस पर हम बात करेंगे वो है लाहौर से। लाहौर में इस वक्त ये मामला चल रहा है कि आटे का बहरान सर उठा रहा है। अब ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि जब कोई बहरान होता है तो वो पहले बताता है कि मैं आने वाला हूँ, और अगर तभी आप ना उसको हैंडल करें तो वो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है और वो बहरान शदीद तर होता है। तो ये मामला इस वक्त लाहौर में आटे का, जिस पर खास बात हो रही है। आटा मिल रहा है, लेकिन अब ऑब्वियसली एक आटा वो है जो कि आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर मिलना चाहिए, उसकी बात हो रही है क्योंकि आम मार्केट में भी नहीं है। मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं 3 दिन से मुसलसल डिफरेंट जगहों से ग्रॉसरी के लिए भी जा रही हूँ। 20 किलो आटे का थैला नहीं मिल रहा, आपके पास 10 किलो पड़ा है, 15 किलो पड़ा है। और अगर आप 10 और 15 किलो लें तो मैं नाज़रीन को ये बता दूं, अक्सर लोग ये कहते हैं अगर आप महीने का 40 किलो इस्तेमाल करते हैं तो आप 15-15 के ले लें, उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट जाता है और वो हमें महंगा पड़ता है। ये एक बड़ी टेक्निकल चीज है। आटा तो मिल रहा है, आटा मिलना इशू है। आस्ता जब महंगा मिलेगा ऑब्वियसली वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा, ऐसा इशू ये है। तो बहरान तो है ना, इस पर हमने बात करनी है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। हसन अली हमारे साथ हैं। हसन, बताइएगा, आटा कहीं पर कह रहे हैं कि मिल रहा है लेकिन सस्ता नहीं है, महंगा है। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ब्लैक में मिल रहा है, कहा जा रहा है कि मिल ही नहीं रहा। क्या चल रहा है इस टाइम मार्केट में? जी बिल्कुल अबूज़र, इस टाइम जो है वो आटे का बहरान शहर में शदीद होता जा रहा है और रोज़ ब रोज़ ये बहरान जो है ये सर उठा रहा है। और हुकूमत की जानिब से इस बहरान
पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मार्केट में जो है वो 20 किलो और 10 किलो का आटे का थैला दस्तयाब नहीं है, जबकि जो सरकारी निर्खनामे पर, जो सरकारी निर्खों पर आटा फ़रोख्त किया जाता है 10 किलो का या 20 किलो का, जैसे कि 20 किलो की जो कीमत है हुकूमत की जानिब से वो 860 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, वो आटा दस्तयाब नहीं है। मार्केट के साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। जबकि फ्लोर मिल्स की जानिब से इस वक्त 15 किलो की पैकिंग में जो आटे का थैला है वो मार्केट में फ़राहम किया जा रहा है और उसकी कीमत जो है वो 20 किलो आटे से भी ज़ायद है, क्योंकि उसका सरकारी नर्ख जो है वो मुकर्रर नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो तमाम तर सूरत हाल है वो इस टाइम गमगीर होती जा रही है। और इसके साथ साथ ये तो फ्लोर मिल्स की बात है, इसके साथ साथ जो आटा चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से भी गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाते हुए जो चक्की का आटा है उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। और आज जो है वो लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने चक्की के आटे की कीमत में भी जिम्मेदार कौन है, वन लाइन में बताइएगा। ये आटा बहरान पैदा किया जा रहा है या एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, किसकी गफलत है? टू द पॉइंट। अच्छा, इसमें सीमल देखें, इसमें जो सबसे कि इस वक्त लाहौर, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 10 लाख टन, जबकि पूरे मुल्क में 25 लाख टन जो गंदम है उसकी किल्लत है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि जो भी बहरान पैदा होने लगता है या पैदा होना होता है उससे कबल जो है वो हुकूमत को तमाम तर सूरत हाल का पता होता है। और आप ये कह रहे हैं कि अगर 15 किलो की पैकिंग हो रही है तो दैट मीन्स 15 किलो वाला आटा तो मौजूद है, बट गवर्नमेंट की रिट नहीं है कि वो 20 किलो के आटा के थैले को तैयार कराए। असल में होता ये है सीमल के जो फ्लोर मिल्स हैं उनको सरकारी गंदम का कोटा जो है वो फराहम किया जाता है। इसी तरह से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 17,000 टन रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकारी गंदम है वो फ्लोर मिल्स को फराहम की जाती है और जो सरकारी गंदम होती है उसका 20 किलो और 10 किलो का आटा जो है वो पीस कर फ्लोर मिल्स मार्केट में फराहम करती हैं। लेकिन इस वक्त जो सरकारी गंदम है वो तलब के मुताबिक फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से तो बेसिकली मिसमैनेजमेंट है। एक बार फिर सर उठा रहा है ये मामला। अभी अगर 15 किलो का 10 किलो का मिल रहा है दैट डजंट मीन कि ये आइंदा मिलता रहेगा। इस पर भी जो बेचने वाले हैं फ़ायदा उठाते रहेंगे और ये भी कम हो जाएगा, तो इस पर देखना होगा। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया इस वक्त सिचुएशन परेशान कौन है और अलार्मिंग है, इसको देखना होगा हुकूमत को। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची के मसाइल और कराची के मसाइल के हल पर बहुत बात होती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा इस पर हाइप रही, जब खासतौर पर वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया और उसके बाद कराची के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस पैकेज के बाद वो चीज़ पसे मंजर में चली गई, इस तरह से कि कोई प्लानिंग सामने नहीं आई। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के नाम से जाना जाता है, CPG, जिसमें टेक्नोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, हर फील्ड से लोग शामिल हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक ऐसा ज़बरदस्त चार्टर जो है वो कराची के लिए पूरा बाकायदा थोड़ा प्लान है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है, वो इंट्रोड्यूस कराया और अब उसे बड़ा डिटेल्ड प्लान है। और ऑब्वियसली इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है, ये प्लान बनाया कैसे है। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर CPG मोहम्मद असफर अहसन साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर साहब। जी जी ठीक ठाक, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। असफर साहब, बड़ा ज़बरदस्त प्लान हमने तो देखा है, चार्टर फॉर कराची, इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं जिसमें 17 हैं तकरीबन पॉइंट्स। ये है क्या प्लान, पहले तो ये बताएं और फिर इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी ये भी बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप है ये पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसी है एंड दिस इज ए पॉलिटिकल ग्रुप जिसमें सारे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर्स हैं और डिफरेंट लीडर्स हैं सिविल सोसाइटी से, और हमारे इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, अराउंड 10 के करीब सेनेटर्स हैं। तो हम 2017 में हमने एक नेशनल डायलॉग किया था रिवाइविंग कराची पे, जिसमें हमने 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कराची की हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया था। और उसमें पूरी सिविल सोसाइटी को हमने अराउंड 600 लीडर्स को एक साथ एक अंडर वन रूफ हमने बिठाया और हमने डिस्कस किया कि कराची के इश्यूज क्या है, उसका रेजोल्यूशन किया है।
तो 2017 अक्टूबर की आपकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले हमने 2017 सितंबर में भी एक निश्चित ऐसी की थी जिसमें 6 की 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग आवर करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी एज वेल। अच्छा, अब अगर आप देखें कि 3 साल के बाद हमने आज से कुछ 1.5 हफ्ते पहले एक और नेशनल डायलॉग किया कराची की डेवलपमेंट पे। जब हम इस चार्टर पे ऑलरेडी काम कर रहे थे तो हमने ये किया कि 6 पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स और फर्दर एक्सपर्ट्स को हमने इनको दोबारा डायलॉग पे बिठाया। ये एक डिजिटल डायलॉग था, बट इसको कोई 2 लाख आदमियों ने पूरे पाकिस्तान से देखा और इसमें इन सब की रिकमेंडेशंस आई। उसके बाद जो हमारा अपना ओवरऑल डिस्कशंस चले विद इन कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, हमने ये एक चार्टर डेवलप किया। इसमें हमने 17 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और ये कंप्लीट रोड मैप है, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब कहे कि कोई नया पॉइंट है, रॉकेट साइंस है, बिकॉज कराची का मसला इतना शुरू हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोलैप्स हो चुका है, कराची इतनी तबाही का शिकार है कि आज बच्चे को ये सारे पॉइंट्स पता है कि सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए, जो सारी सिविल इंस्टीट्यूशंस है वो उसके अंडर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें कि हमने इसमें बात की है कि जो आपकी सबसे जो बेसिक चीज है ना, जहां से शुरू होती है, वो ये है कि एक तो आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि कराची की इसमें रोडें टूटी हुई है, गटर का पानी बह रहा है, पानी के मसले, टैंकर माफिया का कंट्रोल है, फिर उसके बाद आप गार्बेज देखें, तो ये तो वो है जो ओवरऑल इश्यूज है ना। अच्छा, तो इसका एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। जो आपके पॉइंट्स हैं बड़े जबरदस्त हैं, इन डिटेल्ड हैं, इस पर पॉलिटिकल लोग और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कह लें या इशू हाईलाइट करने के लिए बहुत बात करते हैं। अब आपने बड़ा जबरदस्त ये प्लान बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन या इंतजामिया को या कराची के मेजर स्टेक होल्डर्स को समझाना। उसके लिए सीपीजी क्या कर रहा है? देखिए, हमने सबके साथ शेयर किया, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, बिकॉज कि ग्रुप की एक वैल्यू है और उसमें सारे क्रेडिबल लोग मौजूद हैं, तो ऑफ कोर्स वो रिस्पांस भी उसी लेवल पर आया। लोगों को मालूम है हमने किसी पॉलिटिकल एंगल से, किसी पॉलिटिकल बैकिंग से या किसी की डिक्टेशन पे ये काम नहीं किया। हमने एक जेन्युइन सिविल सोसाइटी के तौर पे ये काम किया है, जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी। तो हमने अभी तक जो सारी सिंध गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर जो आपके इंस्टीट्यूट हमारा है, पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग हैं, फिर उसके बाद उसमें जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स आपने इन्वॉल्व किए, मीटिंग्स भी आपकी हो रही हैं, ऑब्वियसली बड़ी फ्रूटफुल होने की उम्मीद भी है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी अनाउंस किया गया पीएम की जानिब से, जिसमें विफाक सूबे और साथ एनडीए में भी होगा, फौज भी देखेगी इसमें कराची की डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसके साथ कोई इसका लिंक बना सकते हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है कि उसके साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भी कराची के लिए ही प्लान बनाया गया विफाकी हुकूमत की तरफ से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट का बेसिकली पैकेज आया 1100 अरब का, हम उसको वेलकम करते हैं और ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन हमारा कहना ये है और ये सबका कहना है कि मतलब ये रियलिटी भी है कि जो पैकेजेस है ना, उससे कराची का मसला सॉल्व नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तो शॉर्ट टर्म है कि आप शॉर्ट टर्म पे कुछ चीजें कर लें, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में कराची का मसला सॉल्व करना है, आपने कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करनी, तो ये तमाम इश्यूज हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कराची की जो पॉपुलेशन है, जो सेंसस आपका हुआ, उसमें 16 मिलियन है, 16 मिलियन पेपर पे, जो ओवर एक्चुअली जो है ना वो ओवर 25 मिलियन है, और कहते हैं कि 30 मिलियन तक क्रॉस कर गई है। तो चलो 25 मिलियन अगर आप रखें, अराउंड को 9-10 मिलियन लोग आप काउंट नहीं करते। तो जिस शहर में आप 1 करोड़ लोगों को काउंट नहीं करेंगे, उसकी आप प्लानिंग क्या करेंगे? तो आपकी सिंसियरिटी वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाती है। नंबर 1, तो ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है। गवर्नमेंट है उसके इंतखाबात कभी नहीं होते। सिविलियन गवर्नमेंट्स में हमेशा वो जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स होते हैं तो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, और वो भी लास्ट टाइम आप देखें 2010 में जब वो खत्म हुआ तो 2015 में कोर्ट के ऑर्डर पे आपने इलेक्शंस करवाए। तो सबसे पहली चीज है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स में आपको इलेक्शंस करवाने चाहिए, ताकि वहाँ पे एक लोकल ग्रास रूट लीडरशिप आए। और इस तरह अगर जी असफर साहब, अगर माजरत के साथ वक्त बहुत कम है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी बात सामने आ गई कि अगर आप बेस रूट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप रूट्स नहीं फाइंड आउट करेंगे इन तमाम इश्यूज के, कॉस्मेटिक तरीके से प्रोसीजर करने से कराची का मसला हल नहीं होगा। और ये इन डिटेल प्लान्स जो हैं वो हम स्क्रीन पर चला भी रहे थे, एंड आई रियली होप यू गेट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जब वो इस चीज़ को समझेंगे और इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, लॉन्गर रन कराची का मसला हल होगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद असफर एहसन साहब, आप मौजूद थे और आपने बताया ये प्लान क्या है। उम्मीद करते हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कराची के हालात बेहतर हों। एनीवेज, एक ब्रेक, फिर मिलेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। शंघाई ताउन तंजीम SCO में भारत एक दफ़ा फिर भाग गया जब पाकिस्तान की जानिब से जो मैप था, पाकिस्तान का मैप, वो रखा गया क्योंकि ये एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी। उसमें भारत उठ के चले गया क्योंकि भारत बेसिकली सच का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत सच का सामना चाइना जो उसके साथ कर रहा है लद्दाख में, उसका भी नहीं कर पा रहा। भारत खासा परेशान, खास लिफ्ट भी नहीं कराई भारत को किसी ने नहीं कराई। हाँ, बाकी सही बात परेशान हुआ, उठ के गया, उन्होंने कहा कोई बात किसी ने नहीं, पूछा उसका जो एतराज था वो मुस्तरद कर दिया उन्होंने कहा। मतलब स्टेक होल्डर चाइना है ना, तो चाइना ने कहा जाओ भाई निकलो जहाँ पर जाना। ठीक है। शंघाई ताउन तंजीम की हम ये बात कर रहे हैं जिसमें रुकन ममालिक के मशीर कौमी सलामती के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना करना पड़ा और जो एतराज़ था पाकिस्तान के नक्शे पर वो मुस्तरद किया गया। फिर इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने की, जो कि मैं समझती हूँ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की और उनकी वहाँ पर बातें, पॉइंट्स बड़े वैलिड रहे। लेकिन भारत को जो हज़म नहीं हो रहा उससे हमें या दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और ऑल्सो मेरिट पर बात करता है। इट्स वन ऑफ द सुपर पावर जो हमेशा मेरिट के ऊपर चीज़ें देखता है। ख़ास तौर पर जब हम कश्मीर की बात करें तो हमें पता है कि चाइना हमारे साथ, बिल्कुल चाइना हमारे साथ है। इसके अलावा चाइना सच के साथ है, चाइना जो है वो हक के साथ है। चाइना ने जो किया भारत के साथ लद्दाख में, वो भी आप सबने देखा कि किस तरह से लद्दाख में भारत को सुबकी का सामना है। बल्कि कल एक ट्वीट थी राहुल गांधी की, उन्होंने कहा मोदी जी चाइना से लद्दाख यानी कि वो समझते हैं भारत का हिस्सा कब वापस ले रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि खामोश होकर बैठे हुए हो। वहाँ पर भारत जो आपके साथ कर रहा है, भारत के साथ जो हो रही है, चाइना जो कर रहा है, वो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मोदी जी को ये नज़र नहीं आ रहा। मोदी जी को ये नज़र नहीं आ रहा और ना ही वो शायद ये देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पर उसकी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तभी भारत जो है एंटी पाकिस्तान एजेंडा शुरू कर देता है और अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। बट अब आई थिंक भारतीय जो लोग हैं वो शऊर उनको मिलना शुरू हो गया है एंड दे एक्चुअली रियलाइजिंग कि एंटी पाकिस्तान कैंपेन्स हमारे इशूज़ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शुरू की जाती हैं। बहरहाल इस पर इंडिया के अंदर भी बात हो रही है और अब जो खित्ते में इंडिया का एक स्टांस रह गया है वो भी काफ़ी तशवीशनाक है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल एजाज एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब वक्त देने के लिए। ये जो कल हुआ शंघाई कॉन्फ्रेंस में और उसमें जिस तरह से इंडिया ने वॉकआउट कर दिया, और ये वॉकआउट जो है वो रूस और पाकिस्तान की जब स्पीचेस हो रही थी उस दौरान किया गया। नक्शे को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह सुबकी हुई। उन्होंने कहा ठीक है आप जा रहे हैं तो जाएं, किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की और ना उनके तराज को वाज़ेह तौर पर माना गया। क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू। देखिए ये जो नक्शा हमने इशू किया है, ओरिजिनली अगर आप देखें तो इससे पहले हिंदुस्तान ने एक नक्शा इशू किया था जिसमें वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका दिखा रहे थे। तो ये ज़रूरी था कि हम अपना पॉलिटिकल मैप जो है अपनी जोग्राफियाई सरहदों का या हदों का तयन करते हुए दुनिया को आगाह करें कि हम किसको पाकिस्तान समझते हैं और किन खित्तों पर हमारा हक है या हम उन्हें अपना तस्लीम करते हैं। तो एक नक्शा था जिसको हमने इशू किया। ये उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में, उनको प्रोटेस्ट का हक है। और ये कहना कि जी उनको किसी ने मनाया नहीं, या कि देखिए इतने बड़े फोरम पर जब कोई एहतजाजन वॉकआउट करता है तो वो एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे करता है। कोई दूसरा आदमी उठ के उसको मनाने नहीं जाएगा कि आए मेहरबानी करें और वापस बैठ जाएं। एक स्टेट पॉलिसी है। जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे वो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, उनको प्रोटेस्ट का हक है, हमें अपनी जोग्राफियाई हदूद के तयन का हक है। अब आगे चल के क्या होता है तो ये देखा जाएगा कि आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के दरमियान क्या हो सकता है। जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया वो आपने कहा बड़ा ज़बरदस्त है, जिस तरह और भारत के जवाब में ही किया है, क्योंकि हर दफ़ा भारत जो भी करता है पाकिस्तान जो है उसके जवाब में ही, चाहे वो भारत बॉर्डर्स पर दरअंदाजी करे और फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता है, फिर भरपूर जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाह जो है वो देती है, भारत को आगे भगाना पड़ता है। इसके अलावा जो भारत कर रहा है अगर रीजनल वाइज देखा जाए, कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मोदी जी आप चाइना से भारत का हिस्सा लद्दाख वापस कब ले रहे हैं, यानी कि लद्दाख में जो हुई है भारत के साथ ये भी पूरी दुनिया देख रही है और चाइना खासा टफ टाइम दे रहा है भारत को। इस पर क्या कहेंगे? भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लग रहा है किस तरफ सिचुएशन जा रही है? क्योंकि कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है, पाकिस्तान से ऑलरेडी है, फिर नेपाल से भी चल रही थी, चाइना से भी शुरू हो चुकी।
देखिए, हिंदुस्तान ने अपने रवैये से अपनी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको ये साबित कर दिया है कि वो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन रखते हैं और वो छोटे ममालिक को खातर में नहीं लाते और बड़े मुल्क से वो हमेशा दब के रहते हैं। ये हिंदू नफ्सियात रही है कि वो कहते हैं ना, यू किक देम दे लिक यू एंड यू लिक देम दे किक यू। तो चाइना, चूंकि उनका कोई मुकाबला नहीं है चाइना के साथ, मिलिटरीली हो या टेक्नोलॉजिकली हो या किसी भी एतबार से, मुआशी एतबार से हो, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा उन्हें पहले 62 में उनके हाथों मार पड़ी और अब इस वक्त भी जो कुछ हुआ, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में उन इलाकों की वापसी तक का मुतालबा नहीं किया जो अगले दिन रशिया में हुई थी, और उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट की जगह उन्होंने डिफेक्टो बॉर्डर उसे तस्लीम कर लिया है, उस लाइन को जहां तक चाइना अभी आकर बैठा हुआ है। अब देखना यह है कि जहां ताकत होगी वहां वो झुक जाएगा और जहां कमज़ोर ममालिक होंगे वहां वो सीना जोरी करेगा। यही तरीका उसका नेपाल के साथ है, यही उसका श्रीलंका के साथ है, यही उसका म्यांमार या बर्मा के साथ है, और यही पाकिस्तान के साथ वो तरीका रखता है कि जब भी उसका दिल चाहता है वो बॉर्डर के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशन शुरू कर देता है। जी जी, ऐसा लगता है वो इस खत्ते की सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन हर तरफ से ही उसको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। चाइना ने भरपूर जवाब दिया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, नेपाल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये हम इसकी हददर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ऐसा एटीट्यूड क्यों देखने में आता है कि भारत अपने लाड उठवाना चाहता है, उठकर चला जाता है कि मुझे मनाया जाएगा, FATF में समझता है कि शायद सब उसकी सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट की है अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, वो दुनिया भर में सराही जा रही हैं, और अकेला तो भारत रह गया, आइसोलेशन हो गई उसकी। देखिए, बात यह है कि रीजनल हेजेमनी का ख्वाब हो या सुप्रीमेसी का ख्वाब हो, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हिंदुस्तान जैसा सोचना चाहे वो सोच सकता है, लेकिन FATF सिरे से एक बिल्कुल अलग मामला है। अगरचे वो चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन इसका फैसला हिंदुस्तान ने नहीं करना। वहाँ पे पूरा तमाम ममालिक का वोटिंग होती है, फिर उसमें कुछ क्राइटेरियंस है जिनको देखा जाता है। तो पाकिस्तान जितने इक़दाम उठा रहा है, बिलखुसूस जो कल तरामीम की गई हैं कवानीन में, उनसे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसकी हौसला अफजाई होगी और ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात बिल्कुल मादूम हो गए हैं। हो सकता है हमें मजीद कुछ अर्सा ग्रे लिस्ट में रखा जाए, और ये भी मुमकिन है कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जाने का हिंदुस्तानी ख्वाब पूरा नहीं होगा, ये तो नजर आ रहा है। अब रहा रीजन में वो अकेला हुआ है या नहीं, देखिए उन्होंने अभी नए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम की है अमेरिका के साथ। इससे पहले वो तमाम तर उनका मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से आता था, और अभी भी S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो रशिया से खरीद रहे हैं। उनके तेल और बंदरगाह की डेवलपमेंट के मुआहदे ईरान के साथ थे। फिर वो चाबहार से जहादान तक रोड लिंक बना रहे थे, रेल रोड लिंक, और इसी तरह चाबहार से काबुल तक जो रेल रोड लिंक बन रहा था वो भी हिंदुस्तान उसमें मुआवनत कर रहा था और इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जब चाइना के साथ ईरान का मुआहदा हो गया है और खुद अमेरिका के नज़दीक वो जाना चाहता है, तो उसे ईरान से दूर हटना पड़ेगा। अब ये फैसला हिंदुस्तान ने करना है कि क्या वो $100 बिलियन का ट्रेड जो चाइना के साथ है उसको वो सेक्रीफाइस कर देगा, क्या उसका मिलिट्री हार्डवेयर जो 80% अभी भी रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है, क्या वो उसको छोड़ देगा, क्या वो S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीदारी को छोड़कर अमेरिकन पेट्रियट खरीद लेगा, क्या वो रूस को नाराज करेगा, रशिया को नाराज करेगा, पाकिस्तान से वो पहले ही नाराज है, और क्या वो ईरान के साथ होने वाले तमाम मुआहदे और सस्ती गैस और तेल की खरीदारी बंद करके कहीं और मुंह रुख कर लेगा। तो ये फैसला हिंदुस्तान ने करना है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी हमाकत करेगा। बिल आखिर वो अमेरिका को भी इस्तेमाल करने की कोशिश
अपने इस खित्ते में सरवाइव करने के लिए। लद्दाख वाले इशू में तो पहले ही वो ढिठाई का मुजाहरा तो कर रहा है, लेकिन उसको बार बार जो सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। तो आई थिंक स्मार्ट मूव यही रहेगी, क्योंकि इस खित्ते में रहना है और अपना फ़ायदा भी सोचना है, तो बेहतर डिसीजंस ले, बजाय इसके कि अमेरिका के पीछे लगकर इस खत्ते में अपने इर्द गिर्द के लोगों से, वो जैसे कहते हैं ना कि दूसरे शहर में रहने वालों की वजह से अपने मोहल्लेदारों को नाराज करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, और ये भारत को समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। चाइनीज सेइंग है कि अच्छा नेबर दूर रहने वाले कजन से बेहतर होता है। बिल्कुल सही। हमने अगर वो हमारे से ही कोई इबरत हासिल करे कि जिस तरीके से हमने 60 से लेकर अभी अफगानिस्तान की जंग तक अमेरिका के अहकामात भी माने हैं, उनके साथ हर तरह का ताउन भी किया है, लेकिन जितने बड़े धोखे हमें अमेरिका ने दिए हैं, 71 वार में मुल्क 2 लाख हो गया और हम 7th बेड़े का फ्लीट का इंतजार करते रह तो कभी भी नहीं है, और हमेशा वो सियासी सबक सिखाना पड़ता है किसी और तरह से ही। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एजाज ऐवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि तमाम सिचुएशन इस वक्त है क्या भारत की हारी है एज़ यूजुअल, और इसके अलावा सीखा उसने कुछ भी नहीं है। अब वो अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और हालांकि अब दुनिया को समझ आ चुकी है कि सिर्फ इतनी दूर आप किसी से दोस्ती करेंगे उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। चाइना के साथ ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान के साथ ख़राब है, नेपाल के साथ, ईरान के साथ सबसे ख़राब चल रही है। मुझे लगता है कि भारत जो ख्वाब देखता है ना कभी चांद पर जाने की, साइंस के जरिए टेक्नोलॉजी अपना सियारा स्पेस में भेजने के, मुझे लगता है कहीं वो इस तरह की प्लानिंग तो नहीं करे कि इंडिया को यहाँ से उठाएं और अमेरिका के पास ले जाएं कि हम यहाँ से निकल ही जाएं। तो आपको पता है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, तो इंडिया की ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस टाइम जिस रीजन में इंडिया मौजूद है उसमें उसकी किसी के साथ नहीं बन रही, और ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, कहीं पर भी उसके वो रोल नहीं रहा है जो एक वक्त में ये भारत का रहता था। ये सिचुएशन जो हमने देखी है बड़ी परेशान कुन है भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये इसमें फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर चाइना रशिया के साथ भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान को इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स इमेज विद द पॉजिटिव जेस्चर्स एंड प्लानिंग, जो इंशाल्लाह आगे भी जाएगा और अभी भी जा रहा है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं जिसमें हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे हाथी की जिससे बहुत ज़्यादा लोग अटैच रहे, क्योंकि ओवर द ईयर्स वो लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहा, एंटरटेनमेंट लोगों की प्रोवाइड करता रहा। मगज़ार चिड़ियाघर में कावन हाथी जो है वो कई सालों से वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब चूँकि वो बीमार हुआ और कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी की थी कि उसका बाकायदा पासपोर्ट जो है वो बना दिया गया। बिल्कुल। अब मामला क्या है, आज इजलास होना है और कहाँ पर इसको भेजा जाएगा, कितना इस पर खर्चा आएगा, किस तरह से इस पर डिसीजन लिया जा रहा है, वजूहात क्या हैं, क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कावन पाकिस्तानी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हाथी है, तो उसका ख्याल भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। रोजीना अली हमें बताएंगी कि किस तरह से ख्याल रखा जाना है। जी रोजीना बताइएगा, कब जा रहा है कावन? अब तो पासपोर्ट भी बन गया है, डिसीजन आज हो जाएगा और किधर जाना है? कर दिया गया था कि कावन हाथी को कंबोडिया भेजा जाए। 2 सेंचुरीज ऐसी हैं, एक श्रीलंका की और दूसरी कंबोडिया की, जहां पर बताया कि हाथी वहां पर हैं, ज़्यादा तादाद में हैं। हाथी जो हमारा है कावन हाथी, उसकी सारी जिंदगी तन्हाई के शिकार करते हुए गुजरी है। हथनी मर गई और उसके बाद कावन हाथी अकेला रह गया। कावन हाथी जब तन्हाई का शिकार हुआ तो शदीद एग्रेशन में आ गया, डिप्रेशन का शिकार होने लगा, जिसके बायस कावन हाथी को कुछ अरसा जंजीरों में भी बांध के रखा गया। ताहम उसके बाद जब आवाज़ उठाई गई तो जंजीरों से तो आज़ाद हुआ, लेकिन तन्हाई से कैसे आज़ाद होता, तो इसलिए फैसला किया गया कि कावन हाथी को अब कंबोडिया भेजा जाए। कंबोडिया भेजने के लिए पासपोर्ट तो बन चुका है, ताहम उसके लिए खुसूसी पिंजरा बनाया जाना है, क्योंकि कावन हाथी का वज़न जो है वो 5 टन से तकरीबन ज़्यादा है, तो इसलिए अब उसके लिए खुसूसी पिंजरा चाहिए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिसके फर्श पे एक फोम होगा जो यूरिन लिक्विड जो है वो उसको अब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा ये कि उसमें कुछ इस तरह का मटेरियल, बाल्टियां रखी जाएंगी जो उसका गोबर जो उसके लिए रखी जाएंगी, तो वो तमाम तरह इंतजामात किए जा रहे हैं। और उस खुसूसी पिंजरे पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 लाख रुपए तक की लागत आएगी, और उसमें यूरोपियन जो टीम है उनसे भी मदद ली जा सकती है, जो यूरोपियन के माहिरीन हैं जो इस हवाले से खुसूसी तौर पर काम करते हैं, उनकी मदद लेते हुए ये पिंजरा तैयार किया जाएगा। और फिर कावन हाथी को उस पिंजरे के अंदर डालते हुए कार्गो के जरिए जो है वहाँ पर कंबोडिया में पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से इजलास तो
हो रहा है इस हवाले आज से उनकी, क्योंकि कावन की मेडिकल रिपोर्ट्स भी उस इजलास में डिस्कस होंगी, 30 लाख का खर्चा वो भी मैनेज करना है। क्या लग रहा है आपको कितनी देर में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान कर ली जाएंगी? देखिए, इजलास तो हो रहा है और उसमें जो मेडिकल टीम ने कावन हाथी की जो मेडिकल रिपोर्ट दी है उसमें फिजिकली फिट करार दिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो माहिरीन बैठे हैं जो एक अरसे से कावन हाथी की तमाम तर आदात को देखते आ रहे हैं, उसका जायज़ा लेते आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कावन कब एग्रेशन में आ सकता है, कावन कब जो है साइकोलॉजिकली एक रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि कावन हाथी की ज़िंदगी जो है वो तनहा गुजरी है। तो आज जो बोर्ड बैठेगा उसमें साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं उनको देखा जाएगा कि कावन हाथी को जब यहाँ से निकालते हैं एकदम से। इस वक्त ऑब्वियसली इजलास होना है। इसके अलावा आपने खर्च बताया था कि खर्चा आएगा 30 लाख रुपया, 30 से 35 लाख रुपया पिंजरा बनाने का। ओवरऑल कितना खर्चा आएगा ये भी कोई एस्टिमेट लगाया गया? क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट जब किया जाना है वहाँ पर कंबोडिया भेजा जाएगा, टोटल खर्चा कितना आ रहा है वो भी कोई आइडिया है? देखिए, जब मेरी माहिरीन से बात हुई जो इस हवाले से खुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि 30 लाख तो पिंजरे का खर्चा है, उसके ऊपर जो है 3 या 5 लाख मजीद खर्चा आ सकता है। तो एस्टिमेटेड ये है कि 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक का खर्चा आ सकता है। कावन हाथी को यहाँ से 40 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन कावन को कंबोडिया तो भेजना है। अब वो एक अलग चीज़ है कि इस्लामाबाद वाले उदास हो जाएंगे रोजीना, क्योंकि एक अच्छी एंटरटेनमेंट होती है। मुझे याद है लाहौर में जब लाहौर चिड़ियाघर में सूजी जब मर गई थी तो किस कदर एक अफसुर्दगी थी, इवन आई वाज सैड, मतलब बच्चे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो अब अगर कवन का पिंजरा खाली हो जाएगा तो आई एम श्योर इस्लामाबाद वाले काफी उदास होने वाले। वेल, थैंक यू सो मच रोजीना फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रोजीना। उम्मीद करते हैं कावन के लिए डिसीजन जो लिया जल्द ले लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मूविंग फॉरवर्ड एक और अहम मामला जिस पर पूरा पाकिस्तान परेशान है और हम सब इस बात पर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कब वो मुलजिम पकड़ा जाएगा जो मुजरिम है आबिद मल्ली, जिसका पूरा पाकिस्तान अब इंतज़ार कर रहा है कि पुलिस उसको जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कल एक रेड हुआ था जिसमें उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो तो गिरफ्तार हो गई और साथ ये भी बताया जा रहा है कि 5 रिश्तेदार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन जिसमें चल रही हैं, लेकिन मरकजी मुलजिम अभी तक पकड़ा नहीं जा सका जिसका नाम आबिद है। और इससे कबल जो मुलजिम पकड़ा गया शफकत, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी मदद भी नहीं काम आ रही है। उसको तो अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन अब तलाश जारी है मुलजिम आबिद की, जिसकी बीवी को कल गिरफ्तार किया गया। और इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि मुलजिम आबिद को जब पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और पुलिस जो है वो मोटरवे इंसिडेंट में उसको देख रही है, तो वो अपनी अहलिया के साथ ही भागा था। तो इसका मतलब है कि अगर अहलिया पकड़ी गई है तो शायद अब बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहलिया जब पकड़ी गई तो उसने बताया कि जो मुलजिम आबिद है वो इस तरफ खेतों की तरफ भागा है, निशानदेही उसने की थी। 2 किलोमीटर का एरिया पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, लेकिन जब पुलिस ने वो सर्च किया तो आबिद वहाँ पर नहीं था। और अक्सर यही कहा जा रहा है कि क्या छलावा बन के आबिद क्या हो गया पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस तो उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लेती थी जो कि शख्स यहाँ पर मौजूद भी नहीं होता था, बताए थे कि ये है। लेकिन मुलजिम आबिद जिसकी अब बीवी गिरफ्तार, रिश्तेदार गिरफ्तार हैं, DNA भी मैच हो गया, तमाम जियो फेंसिंग हो गई, वो आगे है, पुलिस पीछे पीछे है। और हम अभी वेट कर रहे हैं कितना वक्त लगेगा CCP लाहौर को और पंजाब पुलिस को इस घिनौने इकदाम करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान उस शख्स का इंतजार कर रहा है कि वो सलाखों के पीछे उसे सख्त से सख्त सजा दी। लेकिन लाहौर पुलिस अभी तक नाकाम है। मुलजिम शफकत 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद, जबकि जो मरकजी मुलजिम है वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। CIA, CTD पुलिस पूरी रात ऑपरेशंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो बाकायदा छापे मारी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, आपको बताएं कि ज़ेरे हिरासत अफराद जो उसकी बीवी को पकड़ा है और 5 मजीद रिश्तेदारों को पकड़ा है, उनका 2 रोज़ पहले ही आबिद से रब्ता हुआ था। अब जियो फेंसिंग की जाएगी, वेयर अबाउट्स देखे जाएंगे, शायद मोबाइल फ़ोन भी चेक किया जाएगा। मुलजिम का शनाख्ती कार्ड तो ब्लॉक करा दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बीवी का शनाख्ती कार्ड भी सामने आ गया है। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो बैरून मुल्क फरार ना हो जाए, जिसकी वजह से उसका कार्ड ब्लॉक कराया गया। सो ये अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से, लेकिन अभी तक ये बहस जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि किस तरीके से इस इंसिडेंट को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। पुलिस के मामलात के ऊपर इखलाकी इक़दार में
में जो सीसीपीओ का बयान था वो भी अभी तक डिस्कस हो रहा है और इसकी गूंज कल ऐवानों में बिल्कुल ऐवानों में भी इस पर बात हो रही है और इसके लिए सख्त कानून बनाने की बात भी हो रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ने भी कहा, श्री मज़ारी साहबा भी इस पर बोली और खूब बोली, जिसकी तारीफ़ की पूरे पाकिस्तान ने, जब उन्होंने कहा कि औरत की इज़्ज़त औरत के हैसियत से की जानी चाहिए, किसी के साथ उसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून हम बनाएंगे, जल्द इस पर काम हो रहा है और ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसने ये ऐलान किया है कि हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे इस शख्स को और आइंदा भी ऐसा कोई घिनौना कदम उठाता है उस शख्स को तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर खूब बहस हो रही है। अभी तक जो मैं डिबेट सुन रही हूँ स्पीकर साहब, सियासत भी उसका हिस्सा आ गई है, पुलिस पे भी आ गया है। मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ एक खवातीन की हैसियत से। मैं समझती हूँ ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दे और उसको सारे हुकूक वही दे जो मर्दों को मिलते हैं। मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूं या किसी की बीवी हूं या किसी के बहन हूं। मेरी इज्जत बहैसियत एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक जब से ये हादसा हुआ हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए। पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें ये बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा उन लोग। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो इमरान खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से वो भी आपने देखा और सुना और श्री मज़ारी साहबा ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कानून बनेगा और ऐसे मुलज़िमों को तो पकड़ा जाएगा, सज़ा भी दी जाएगी, लेकिन सज़ा उस पर सख्त से सख्त देनी चाहिए, इस पर अब कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि हम जो इशू ब्रेक के बाद डिस्कस करने वाले हैं उस हवाले से सोशल मीडिया पर कल बहुत बात हो रही थी। जेहलम का एक वाक़या जिसमें एक मासूम बच्चे को उसका टीचर मार रहा है, ज़दोकोब कर रहा है और ये कल्चर असल में बहुत परवान चढ़ता जा रहा है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस वाक़े का जिक्र किया इंतहाई अफसोसनाक, ये कहा जाता है कि उस्ताद प्यार करते हैं और ये एक उस्ताद का रोल भी होता है कि वो पढ़ाता है, लेकिन जब उस्ताद अगर इस तरह से तशद्दुद करें जिसके बाद अफसोस हो वो वीडियो देखकर। जेल में ये वाक़या पेश आया, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद ने कमसिन बच्चियों पर जब तशद्दुद किया, बच्चियाँ थी उन पर तशद्दुद किया, वीडियो वायरल हुई, ऑब्वियसली फिर पुलिस ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया और टीचर को हिरासत में भी ले लिया गया। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। कहता हूँ ये किसने लिखा है, ये देख वो दे है जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को, सबसे पहले तो मेरा एतराज़ ये है कि एक मेल टीचर जो है वो इस तरह से एक फीमेल बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना रहा है और फिर किसने उसको ये इख्तियार दिया कि वो इस तरह से बच्ची को मार मार के ज़मीन पर गिरा दे और बच्ची चीखे मार मार कर रो रही है। मतलब ये क्या है हमारी सोसाइटी में? और ये उस्ताद का रोल नहीं है कतई तौर पर, और ऑब्वियसली एक बच्ची है उसके पास तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद हुआ क्या, जो कि ज़्यादा अफसोसनाक फिर सिचुएशन आई कि जब पुलिस ने टीचर को हिरासत में लिया तो वालिदैन ने टीचर को माफ़ कर दिया और फिर पुलिस को मुद्दई बनना पड़ा इस तमाम केस में, क्योंकि पुलिस ने इस चीज़ को टेकअप किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ये किया जाना चाहिए था। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ये भी है कि जब इस तरह से मुद्दई यानी कि जो फैमिली होती है वो अगर निकल जाए मामले से, तो आधे मसले पाकिस्तान के यहीं शुरू होते हैं, जब सुलह कर ली जाती है ये माफ़ कर दिया जाता है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी गलत बात है। मत सोचें कि वो टीचर है, एक ऐसा इंसान टीचर नहीं हो सकता। ये घटिया और जाहिल इंसान किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, जिसके अपने मैनर्स और अपनी अखलाकियात कुछ नहीं है। हमेशा से हमारी ये डिमांड रही अबूजर, जब जब
हमने इस तरह के इश्यूज डिस्कस किए कि स्टेट को, पुलिस को मुद्दई बन जाना चाहिए, ताकि जब ऐसे लोगों को सजाएं मिलना शुरू होंगी तो खुद ब खुद का कल्चर तब्दील होना शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है, पुलिस ने इस मामले को टेकअप कर लिया और इस पूरे इंसिडेंट में अब मुद्दई जो है वो पुलिस बन गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेहलम से एसपी इन्वेस्टिगेशन शाजिया सरवर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहिबा। बहुत शुक्रिया एसपी साहिबा। पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं पुलिस का ये इकदाम कि इस केस में वो खुद मुद्दई बन गई और वालिदैन की माफ़ी जो है वो अब मायने नहीं रखती है। अब जो सज़ा मिलेगी उस उस्ताद को एक मिसाल कायम होगी। क्या कहेंगी आप इस पर? जी, मैं ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर, ये जो मुद्दईयत है, जो FIR की मुद्दईयत वो जुल्फ़िकार अहमद साहब की अपनी है, इसके अंदर उन्होंने ही अपनी बेटी के बारे में कराई है। पुलिस मुद्दई नहीं है। हाँ, अलबत्ता पुलिस ने ये ज़रूर किया था कि इस केस सबको जल्दी टेकअप किया ताकि उसके वालिदैन जो हैं बच्चियों के, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो FIR करवाएं और इस मुजरिम तक हमें पहुँचने दें। अच्छा, मतलब पुलिस ने बेसिकली सपोर्ट किया वालिदैन को कि मुद्दई वो बने और इसमें पीछे मत हटें। ऐसे केस में फिर क्या होता है? मतलब फॉर इंस्टेंस अब ऑब्वियसली फैमिली आ गई, आपने सपोर्ट किया और ऑब्वियसली पुलिस का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए सपोर्ट करे। अब होगा क्या? क्योंकि कानून तो है, बच्चों को मारना नहीं अलाउड है और इस तरह से मेल टीचर एक फीमेल बच्चे, मतलब एक बच्ची है छोटी, उसको मार रहा है। क्या किया जाएगा? अब किस तरह से आगे बढ़ना है? कार्रवाई कैसे होगी, ज़रा बताइएगा। देखिए, कानूनी पहलू तो ये हमने FIR की किया, अब उसका एक है रिकॉर्ड बन चुका है, क्रिमिनल रिकॉर्ड इज नॉट फिट फॉर। अगर वो कहीं और दोबारा टीचिंग करते हैं तो यकीनन अगर हमसे उनके कैरेक्टर और हम ये उनको, चूंकि हमारा सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, कहीं करने जाएंगे तो यकीनन उनके लिए हिंड्रेंस होगी किसी और जगह टीचिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये अवेलेबल तो यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए उनकी बेल हो जाना या जमानत हो जाना जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल सही, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पुलिस अगर अपना काम करती रहे तो सिचुएशन और हालात बेहतर हो सकते हैं। एसपी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन, लेकिन ये बात बड़ी ज़बरदस्त रही कि पुलिस ने अगर जैसे हम कह रहे थे, माजरत उस चीज़ के लिए कि मुद्दई नहीं बनी, लेकिन वालिदैन को सपोर्ट किया कि वो आगे आए, स्टैंड ले। आज नहीं तो कल इस तरह के वाकयात रुक जाएंगे अगर पेरेंट्स स्टैंड। हुआ ये था कि वालिदैन, वो बता रही हैं कि वालिदैन ने माफ़ कर दिया था, वो केस नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कहा कि आप केस कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने इस तरह से माफ़ कर दिया तो ये शख्स आगे बढ़ेगा और मजीद ऐसे काम करेगा, क्योंकि माफ़ी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मजीद इस तरह के काम करते हैं, इसलिए सज़ा दी जाए तो वो मामला बेहतर होता है। बिल्कुल सही, लेकिन वहीं पर हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे टीचर्स को, स्टूडेंट्स जब याद करते हैं। कल मैं ये वीडियो देख रही थी तो एक्चुअली आई गॉट इमोशनल कि टीचर का मकाम, इज्जत ना सिर्फ हमारे मज़हब में बल्कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर सिर्फ टीचर वो समझ लें। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उनके स्टूडेंट्स और मतलब इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। और मुझे याद है अबूज़र दैट आई वैल्यू माई टीचर्स इन लाइफ अ लॉट, क्योंकि मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ पेरेंट्स के बाद, इट्स बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। एंड आई थिंक ये वो सोच है जो अच्छे टीचर्स होने की वजह से इतने सालों बाद भी मेरे जहन में। बिल्कुल ऐसी ही बात है। टीचर्स आपके रूहानी उस्ताद, रूहानी वालिदैन होते हैं। क्यों कहा जाता है? और जो उस्ताद होता है वो रूहानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपको रोल मॉडल होते हैं, वो आपको सिखाते हैं आपकी बेहतरी के लिए। ये जो टीचर की वीडियो दिखाई है, इनको डेडिकेट किया गया था, ट्रिब्यूट पेश किया गया था, जो कि वो उनका हक रखते थे। और जो टीचर अपने रोल के मुताबिक काम नहीं करते और गलत हरकत करते हैं, उनको सज़ा भी देनी चाहिए। तो एक जानिब इज़्ज़त भी की जानी चाहिए, दूसरी तरफ इंसाफ भी करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें एज अ सोसाइटी देखना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और जो सही है उसको इज़्ज़त दें, जो गलत है उसको सज़ा दें। बिल्कुल सही। ऐसे ही एक और वाक़या जो मरी में एक रेस्टोरेंट में पेश आया, जहाँ पर हमने वो फुटेज देखी जिसमें इंतज़ामिया ने, होटल इंतज़ामिया की, उस रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पहले तो आपको उस वाक़े के CCTV फुटेज दिखाते हैं कि वहाँ उसमें हुआ क्या था।
जी, ये वो फुटेज है जब इंतज़ामिया और वहाँ के वर्कर्स ने फैमिली को मारा, जिसमें फीमेल्स भी थी, मेल भी थे, और पूरे इस इंसिडेंट में फिर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, मुकदमा भी दर्ज हो गया और उस अच्छा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ मरी के वाकयात में बहुत से हमने देखा, क्योंकि टूरिज़्म को पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, टूरिज़्म को बेहतर करना चाह रही है, लेकिन अब ऐसा अगर मरी में बार बार होगा, और बड़ा एहतजाज भी किया गया था, आपको याद होगा 2 साल पहले भी मरी में जब ऐसे वाकयात हुए, तशद्दुद के, फैमिलीज़ पर तशद्दुद किया गया, हॉस्पिटैलिटी जो है मरी के वहाँ पर होस्ट की, जो वहाँ पर होटल के मालिकान हैं या फिर स्टाफ है, उनकी बहुत बुरी थी, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे वाकयात पहले भी हुए और अपोलोजाइज भी किया गया मरी की इंतजामी की तरफ से। लेकिन फिर ये एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जाते हैं यहाँ पर तफरी के लिए, वहाँ पर तशद्दुद हो, वो बड़ा अफसोसनाक हो। बिल्कुल सही, इस पर हम बात करेंगे। ये फैमिली जो है, उनके एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक इनका फैसलाबाद से है और मरी ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने फिरने गए थे। अली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये वाकया किस तरह से पेश आया और क्यों ये इस तक नौबत पहुंच गई कि रेस्टोरेंट के जो है वो हाथापाई तक आ गए? इस तरह था कि मैं जब फैमिली के साथ वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो हम 2 गाड़ियों पर मौजूद थे। मैं आगे था अपनी गाड़ी पर, तो मैं उतर कर पहले चला गया, क्योंकि नमाज का वक्त निकल रहा था, मुझे नमाज पढ़नी थी जी। और हमारा ग्लोरिया जीन्स पर रुकने का मकसद भी यही था ताकि हम एक रिफ्रेशमेंट ले सकें वहाँ पर। तो मैंने नमाज पढ़ी है, सारा कुछ सब कुछ ईजी था, कोई इतना मसला नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा ये आप ऑर्डर करेंगे, मैंने कहा ऑब्वियसली ऑर्डर करेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने पे करते हैं। लेकिन जब हम 3 लोगों ने नमाज पढ़ ली है तो चौथे को उन्होंने रोक लिया कि नहीं, जब तक अब आप ऑर्डर नहीं करेंगे हम आपको वुज़ू करने नहीं जाने देंगे। तो मैंने उससे कहा कि यार नमाज का आप वुज़ू तो करने दो ना, उसके बाद में हम बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि आपको बैठना भी नहीं है, जब पहले ऑर्डर स्लिप ला के देंगे फिर आप इस एरिया में आ सकते। अली, टोटल फैमिली कितनी थी आपकी जो आपके साथ थी? आपने 3 से 4 लोगों का जिक्र किया कि वो नमाज पढ़ना चाहते थे। टोटल फैमिली कितनी थी, कि वो कहाँ पर थी? वो गाड़ी में थी या फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी? मेरे साथ 4 बच्चे थे, मेरे नीस, मेरे नेफ्यू वगैरह और 4 ख़वातीन थी। वो कहाँ थे सब? असल में हम 2 गाड़ियों में मौजूद थे। मैं पहले था आया, मेरे साथ मेरी मिसेस थी और मेरी सिस्टर थी जी, और बाकी लोग जो दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। ठीक है। अच्छा अली, ये कहिएगा कि जो हमने वीडियो देखी है, सीसीटीवी फुटेज जो ग्लोरिया जीन्स की इंतजामिया की तरफ से भी बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को मास्क पहनने का कहा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का कहा गया था, ये कहा गया था कि सब लोग एक साथ वॉशरूम में ना जाएं वुजू करने के लिए। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? हर तरह से बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पर अगर उन्होंने हमें मास्क पहनने का कह दिया, खुद तो मास्क नहीं पहने होंगे। और कोविड का ये सबसे बेसिक रूल था कि खुद भी मास्क पहने, आप देख सकते हैं उसके अंदर। और जहाँ तक ये अब आके ये SOPs के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पर एक टाइम पे 2 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते और इस तरह नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात मौजूद ही नहीं थी। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई? उसी CCTV फुटेज के ऊपर अब मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं उसके ऊपर अपना तबसरा करता हूँ, वो सारी बात आपको मेरी सीख लगेगी। मुझे यहाँ तो वो CCTV फुटेज की इनके एम्प्लॉयज क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी अगर आप ऑडियो सुन सकें तो वो जरूर सुनिए। लेकिन तशद्दुद फिर क्यों हो गया? मतलब आपको सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए रोक रहे थे या फिर आपको वो ऑर्डर नहीं आप कर रहे थे? ऑर्डर आपने क्यों नहीं किया? आप कर देते ऑर्डर, क्या हुआ? झगड़ा क्यों हो गया? इतनी लड़ाई क्यों हो गई? जब वो बदतमीजी पे उतर आया ना, वो बदतमीजी करने लग पड़ा। मैंने उसको कहा कि यार अपने मैनेजर को बुला दो, तो बड़ी बदतमीजी से कहने लग पड़ा मैं ही मैनेजर हूँ। अगर तुम मैनेजर हो तो फिर अपने ऑनर को बुला लो। हाँ, उससे बदतमीजी शुरू हुई, कहता मैं ही ऑनर हूँ। अच्छा अली, जो आप ये जिक्र कर रहे हैं ना कि जनरली ये अलाउड वाकई नहीं होता है, ये इंटरनेशनली भी अलाउड नहीं होता कि जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे आप रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकते। बहरहाल जगह तो उनकी थी, कोई धौंस तो जमाई नहीं जा सकती थी वहां पर जाकर, उनके रूल्स को तो फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं मैम, बात ये है
ये हमें, जब मैं गया था सबसे पहले तब भी कहते सर यू में लीव, जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे आप वजू भी नहीं कर सकते, आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, यू में लीव। मैं वहाँ से सुकून से चला जाता। ठीक है, मुझे क्या इशू। चलें, सही है अली, आपने जो कहा ऑब्वियसली ये मामला तो अभी होगा, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है, इस पर हम बात भी करेंगे आइंदा भी, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने बताया कि तशद्दुद हुआ है। ये तो क्यों रहा है हमारे साथ? कभी टीचर्स तशद्दुद कर रहे हैं, कभी होटल के स्टाफ तशद्दुद कर रहे हैं, कभी आपकी रूटीन में इतना तशद्दुद देखा है रोड्स पर, ये मामला जा कहाँ रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है जी हमारी सोसाइटी में, और कुछ नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट नायाब गौहर जान हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे जान लेते हैं। ये जहलम वाला इंसिडेंट हो गया, ये ग्लोरिया जीन्स वाला जो मरी वाला इंसिडेंट है वो हो गया, छोटे-छोटे बच्चों पर तशद्दुद किए हाँ, जाते हैं। आपने चिन्योट की एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतलब ये मामलात हमारी सोसाइटी में पहले भी एग्जिस्ट करते थे अबूजर, आई वुड से, बट अब चूंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया या मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा आ गई है कि सारी चीज़ें मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। ये वो चिन्योट वाला इंसिडेंट जो इस बच्चे ने मुबैना तौर पर शायद चोरी की थी और आप खुद ही जज बन गए, खुद ही मुंसिफ बन गए और आप उसको मारना शुरू हो गए। आपको एक तो मारने का हक नहीं है, आप पुलिस को बुलाएं, पुलिस इसको पकड़े, तशद्दुद कर रहे हैं उसके ऊपर, उस बेचारे को मार रहे हैं, वो रो रहा है, वो अपने बाप को पुकार रहा है कि मेरा बाप कहाँ है, उसको लेके आओ। और ये देखिए किस तरह से शख्स तशद्दुद कर रहा है। ये यहाँ पर कुछ भी कर सकता था, ये इसके साथ कुछ भी कर सकता, यानी कि मेरा आपको समझ होगी कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ कि ये कोई किसी हद तक भी जा सकता था ये शख्स, क्योंकि इसके हाथ में तो बच्चा आ गया हुआ था, ये कुछ भी कर देता। कोई पूछने वाला नहीं, कानून कहाँ पर है, इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, कुछ देखा नहीं जाता, कुछ मुजरिम हो या मुल्ज़िम, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये कहता है हमारा आइन। जब अदालतें मौजूद हैं, जब पुलिस स्टेशंस मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगी, तो फिर हमें इंसाफ के ऊपर यकीन होना चाहिए। लेकिन क्यों लोग अपनी ही फ्रस्ट्रेशन निकाल कर खुद ही जज बने बैठे हैं? इस पर बात करेंगे नायाब से। अस्सलाम वालेकुम नायाब। जी वालेकुम अस्सलाम। नायाब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह बहुत देखती हैं। जैसे अभी हम दो इंसिडेंट अगर पर्टिकुलरली जिक्र करें, एक वो मरी वाला में होटल इंतजामिया ने तशद्दुद किया फैमिली पर, चिन्योट वाला इंसिडेंट एक बच्चे को जूतियों के साथ मारा गया, वो बच्चा बिलक रहा था, फिर जहलम वाला टीचर ने बच्चे को मारा। क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? जी सीमा, बिल्कुल देखिए, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल हमारे माशरे की तरह, उसके अंदर एक इंतहा पसंदी की सोच है और वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि ये हमारी ओवरऑल एक घुटन और जो रिप्रेशन है, जो तशद्दुद पसंद हम एक माशरा बन चुके हैं, इंतहा पसंद, उसकी भी अक्कासी करता है। और जो वीडियो सामने आई है जिसके अंदर एक टीचर इतनी बुरी तरह एक स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, ये इस चीज़ पे भी इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी एम्पावर्ड नहीं है। हमारे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो इतना यानी मास्टर और स्लेव वाला रिलेशनशिप हो गया। ये बच्चे बेचारे अपने माँ बाप को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते, तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। नायाब, चाहे वो टीचर हो, नायाब चाहे वो टीचर हो, वो स्टूडेंट को मार रहा है, होटल स्टाफ कस्टमर्स के साथ लड़ रहा है, कस्टमर्स स्टाफ के साथ लड़ रहे हैं, ये भी बड़े वाक़यात हमने देखे हैं। गैर ज़रूरी तौर पर लोग लड़ाई की तरफ आ जाते हैं, तशद्दुद की तरफ आ जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको, इसका हल क्या है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये किसी एक इदारे या इंस्टीट्यूशन तक महदूद नहीं है। माशरे के अंदर जो इंतहा पसंदी की सोच है और ये जो प्रो वायलेंस सोच है, ये बहुत हद तक हमारे अंदर जो है वो डीप अब जा चुकी है। तो इसको अनडू करने के लिए हमारी हर इदारे में, हर सतह पर, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, हमें ये बात खोलने की ज़रूरत है कि चीज़ों का हल सिर्फ